चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने इसे मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी जीत बताया और कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और साझेदारी का प्रतीक है। इस डील से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। व्यापारिक संगठनों ने भी इस कदम को अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर बताया है। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर वे मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बातचीत का मुख्य फोकस व्यापार, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इकोनॉमी पर रहेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा आसियान देशों के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करेगी। पीएम मोदी ने रवानगी से पहले कहा कि वे रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक हैं। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई दर काबू में है, इसलिए ब्याज दरों में बदलाव की जरूरत नहीं है। इससे होम लोन और कार लोन की ईएमआई में आम जनता को कोई राहत या झटका नहीं लगा है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी 1995 के एक पुराने जालसाजी मामले में वारंट जारी होने के बाद की गई। गिरफ्तारी के वक्त उनके आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। भारत ने इस्लामाबाद की मस्जिद में हुए बम धमाके में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे आधारहीन और बेतुका बताया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा की नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना बंद करे। धमाके में 31 लोगों की मौत पर भारत ने गहरा दुख भी जताया। मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत हमेशा स्पष्ट नीति रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर हैं, जहां वे बस्तर पंडुम 2026 महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। जगदलपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। वे स्थानीय आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी। ये महोत्सव बस्तर की समृद्ध विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक प्रयास है। केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 8800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फंड का इस्तेमाल युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए होगा। सरकार का लक्ष्य अगले 3 सालों में लाखों युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक जैसे कोर्सेज पर जोर दिया जाएगा। विपक्ष ने हालांकि सवाल उठाया कि पुरानी योजनाओं का जमीनी असर क्यों नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले आयात शुल्क टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। व्हाइट हाउस ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर इस कटौती को मंजूरी दी है। इससे भारतीय कपड़ा, दवा और इंजीनियरिंग उत्पादों को अमेरिकी बाजार में फायदा होगा। पीयूष गोयल ने इसे भारतीय उद्योगों के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया है। निर्यातकों का कहना है कि इससे भारत का निर्यात दोगुना होने की संभावना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए ऑपरेशन टाइगर का जिक्र किया। शिंदे ने कहा, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के कई और बड़े नेता जल्द ही उनके संपर्क में आ सकते हैं। शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ शोर मचा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी कैब सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये ओला, उबर की मनमानी को खत्म करेगी और ड्राइवरों को उनका हक दिलाएगी। इस ऐप के जरिए ड्राइवरों को कम कमीशन देना होगा और यात्रियों को भी सस्ती सवारी मिलेगी। सरकार का दावा है कि यह सहकारिता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। दिल्ली और मुंबई में इसकी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अदालत ने कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को की जाएगी। वांगचुक के समर्थकों ने लद्दाख में चल रहे उनके आंदोलन को लेकर चिंता जताई है। वकीलों ने दलील दी कि उनकी हिरासत गैर कानूनी है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि सुरक्षा कारणों से कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 26 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। ऊर्जा मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि योजना तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इसके तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सोलर पैनल पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने कहा कि इससे मध्यम वर्गीय परिवारों के बिजली बिल में भारी कमी आई है। विपक्ष ने हालांकि आरोप लगाया कि कई राज्यों में सब्सिडी की राशि मिलने में देरी हो रही है। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें अभी भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। पुलिस ने खदान के 2 मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन विपक्ष ने इसे नाकाफी बताया। इस हादसे ने एक बार फिर अवैध खनन, रैट होल माइनिंग के खतरे को उजागर कर दिया है। आरबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार लोगों के लिए एक बड़े मुआवजे का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत अगर कोई बैंक ग्राहक धोखाधड़ी का शिकार होता है तो उसे 25 रुपए तक का तत्काल मुआवजा मिल सकता है। यह नियम तब भी लागू होगा जब ग्राहक ने गलती से ओटीपी शेयर कर दिया हो। आरबीआई का मकसद डिजिटल लेन देन पर लोगों का भरोसा बढ़ाना है। बैंकिंग संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे बैंकों पर बोझ बढ़ेगा। पाकिस्तान ने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टीम भेजने से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो मैच के अंक विपक्षी टीम को दे दिए जाएंगे। भारतीय खेल मंत्री ने कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तान के इस फैसले की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना की। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6ठी बार यह ट्रॉफी जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री ने टीम को बधाई दी और इसे भविष्य की जीत बताया। बीसीसीआई ने विजेता टीम के लिए 7.5 करोड़ रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। पूरे देश में क्रिकेट प्रेमियों ने इस जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदान के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा प्रतिशत में वोटिंग की है। आयोग ने इसे जागरूकता अभियानों की सफलता और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताया। सभी पार्टियों ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए कई वादे किए थे, जिसका असर वोटिंग में दिखा। अब सभी की निगाहें चुनाव नतीजों पर टिकी है, जो जल्द ही घोषित किए जाएंगे। शिपिंग मंत्रालय ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 3 नई जहाज निर्माण योजनाएं शुरू की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इसका लक्ष्य भारत को ग्लोबल शिपिंग हब बनाना है। इन योजनाओं के तहत घरेलू जहाज निर्माण कंपनियों को भारी सब्सिडी और इंसेंटिव दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे तटीय क्षेत्रों में लाखों रोजगार पैदा होंगे। विदेशी कंपनियों को भी भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जेल में बंद कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। राशिद के परिवार ने आरोप लगाया कि जेल में उन्हें उचित इलाज नहीं मिल रहा था। वे टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और हाल ही में उन्होंने जमानत की अर्जी भी दी थी। प्रशासन ने कहा कि उन्हें नियमों के मुताबिक सभी मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील की खबरों से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांक रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए, जिससे निवेशकों को करोड़ों का फायदा हुआ। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार पर फिर से लौटा है। आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। सरकार ने इसे अपनी आर्थिक नीतियों की सफलता करार दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार ने उत्पादन लागत कम करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हम दुनिया का सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। इसके लिए सोलर और विंड एनर्जी से जुड़े प्लांट लगाने वाली कंपनियों को विशेष छूट दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यातक देश बनाना है। पर्यावरणविदों ने इस कदम की सराहना की है, लेकिन जमीन अधिग्रहण की चुनौतियों पर भी आगाह किया है। एरोस्पेस कंपनी एपोगी ने 15 एम्फीबियन जल थल विमानों के लिए 3500 करोड़ का सौदा किया है। ये विमान पानी और जमीन दोनों से उड़ान भरने में सक्षम होंगे, जो पर्यटन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की फर्म के साथ ये समझौता किया है, जो मेक इन इंडिया के तहत नहीं है, लेकिन भारतीय उड्डयन के लिए अहम है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि इससे छोटे शहरों और द्वीपों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पहली खेप अगले साल तक भारत आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब राज्य के नागरिक 6 मार्च 2026 तक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा या सुधरवा सकेंगे। आयोग ने कहा कि युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया। सभी जिला अधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विपक्षी दलों ने मांग की थी कि कई पात्र मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब हैं, जिसे ठीक किया जाए।
यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF ने नए ट्रेड फ्रेमवर्क की सराहना की है। फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि यह समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में आसानी होगी। फोरम ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के विजन की तारीफ करते हुए इसे नई सदी की साझेदारी कहा। भारतीय उद्योग जगत ने भी उम्मीद जताई है कि इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में तेजी आएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अंतरिम व्यापार समझौता भारत की कूटनीतिक जीत है। उन्होंने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि हमने अपने हितों से समझौता किए बिना यह डील हासिल की है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने हालांकि सरकार से इस समझौते के पूरे दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह डील पूरी तरह से पारदर्शी और देश हित में है।